देखिए, चुनावी गहमा-गहमी का माहौल चल रहा है और तमाम प्रत्याशी जो हैं या उनके जो समर्थक हैं या उनके कार्यकर्ता हैं जो विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के, वो पसीना बहा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार है और सब लोग जो है इस त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं। पत्रकारों के बारे में ये कहा जाता है कि जो एनालिसिस करते हैं वो स्टूडियो में एसी बंद कमरे में और एसी में बैठ कर के एनालिसिस करते हैं, लेकिन हम जो है इस भ्रम को तोड़ने के लिए हम लोग निकल रहे हैं और हमारे साथ शशि तिवारी जी हैं। तिवारी जी के साथ हम लोग पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र का दौरा करने जा रहे हैं और वहाँ जा कर के लोगों से बात करेंगे और वहाँ का माहौल का जायज़ा लेंगे। क्या शशि जी? तो आज हम लोग थोड़ी ज़मीनी हकीकत टटोलने निकल रहे हैं। इससे पहले थोड़ा सा आप ब्रीफ कर दीजिए कि पश्चिमी चंपारण का स्थिति जो है क्या है, कौन से कैंडिडेट के बीच फाइट है और किस तरह का समीकरण बन रहा है। पश्चिमी चंपारण सीट हॉट सीट है। जिस तरह से अन्य सीट को हॉट सीट माना जाता है, तो पश्चिमी चंपारण को भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। यहाँ से भाजपा के 3 टर्म सांसद रह चुके संजय जायसवाल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, कद्दावर नेता, चौथी बार मैदान में हैं। इनके सामने महागठबंधन से मदन मोहन तिवारी को उतारा गया है। यहाँ मुकाबला आमने सामने का है। अन्य भी प्रत्याशी हैं जो मुकाबले को अपने हिसाब से दिलचस्प बनाने और लड़ाई में आने की दावा कर सकते हैं। और इसको जानने के लिए ज़मीनी तौर पर हमें जानना है, तो आपका बढ़िया सुझाव और प्लान है कि पश्चिमी चंपारण के उन जगहों पर चला जाए जहाँ से यह क्षेत्र है और वहाँ लोगों का मन टटोला जाए कि लोग क्या कह रहे हैं। जी, बाकी बात हम लोग गाड़ियों में बैठ के कर लेंगे। हाँ। तो चलिए चलते हैं, ठीक है। तो आइए आप लोग भी इस सफ़र पे हमारे साथ निकलिए और हम लोग जो है इसको चलते हैं। आपको भी बताएंगे कि कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कैसे कैसा माहौल मिल रहा है देखने को। आइए शशि जी, बैठ जाइए। तो चलिए हम लोग निकलते हैं शशि जी के साथ। शशि जी, पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट का जो मामला है, इसमें कांग्रेस को दिया गया है ना जी। ये इसमें एक तो देखा जाता है कि जैसे संजय जायसवाल जैसे एक मजबूत कैंडिडेट उस लोकसभा सीट से जो लगातार 3 बार चुनाव जीत चुके हैं, ये चौथी बार वो किस्मत आजमा रहे हैं जी। तो ऐसे में कुछ स्टेबिलिटी नहीं रहती है। जैसे पिछले साल जो है ये कुशवाहा जी के पार्टी को टिकट दिया गया था महागठबंधन की तरफ से जी, है ना, और इस बार कांग्रेस को दे दिया गया जी। तो क्या आपको लगता है कि अभी भी विपक्ष को जो है कि स्टेबिलिटी की एक ज़रूरत है वहाँ पे? क्या सोच रहे हैं आप? विपक्ष को वहाँ एस्टेब्लिश कैंडिडेट चाहिए, लेकिन अभी हाल के कई चुनावों में देखिएगा कि वहाँ लगातार कैंडिडेट बदलते रहे हैं, जबकि जो भाजपा है अपने एक ही चेहरे को हमेशा से आजमाती रही है। और पिछले 3 बार से संजय जायसवाल वहाँ पर बतौर प्रत्याशी भाजपा जीतते रहे हैं और यह चुनाव उनकी चौथी चुनाव है। और इस दरमियान उन्हें अलग अलग प्रत्याशियों से मुकाबला करना पड़ा है और पिछले बार उन्होंने रिकॉर्ड मतों से वहां से जीत हासिल की है। पिछले बार महागठबंधन के द्वारा वहां से ब्रजेश कुशवाहा को टिकट दिया गया था, जिन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। देखिए, ये सिंघिया गुमटी का ये ना गुमटी है, हाँ, जिस पे ओवरब्रिज बना है। ये बहुत दिनों से इस पे काम चल रहा था, लेकिन अंतोगत्वा ये काम संपन्न हुआ। देखिए कितना बढ़िया ब्रिज बन गया है। तो इस पर जो है आसानी से मैंने जाम वाम जो रेलवे क्रॉसिंग की वजह से हो जाता था, तो वो अब नहीं मिलता है। जाम की समस्या ये सब हम ये कह रहे हैं शशि जी कि ये सब जो डेवलपमेंट दिखता है ना, इस सब का तो असर होगा ही चुनावी माहौल में। विकास का मुद्दा ही
पर विपक्ष और महागठबंधन और एनडीए दोनों विकास के मुद्दे पर ही चुनाव में फाइट कर रहे हैं, रोजगार के मुद्दे पर फाइट कर रहे हैं। तो आप देखिए कि जिस मोतिहारी शहर से निकलने के लिए और बेतिया जाने के लिए सिंघिया गुमती पर घंटों जाम का समस्या झेलना पड़ता था, अब लोगों को उससे यह निजात मिल गई है और यह फ्लाईओवर बनने से काफ़ी लोगों को सुविधा हुई है और शहर में भी जाम की समस्या से लोगों को मुक्ति मिली है। केवल सिंघिया गुमती ही नहीं, यहाँ पे गुमती पर फ्लाईओवर नहीं होने से जानपुल वगैरह सभी जगहों पर जाम की स्थिति रहती थी। तो इसका इफेक्ट पड़ेगा, देखना है लेकिन कितना पड़ता है। क्या कि अब विकास के मुद्दे पर बिहार में तो चुनाव लड़ा जाता है, मंच से बोला जाता है, लेकिन गोलबंदी होती है जातीय स्तर पर। जातीय स्तर पे गोलबंदी होती है। एक चीज़ लेकिन समझ में नहीं आता है, जो बीजेपी है इतने सालों से सत्ता में है, मान लिया 2 टर्म से सत्ता में है, संजय जायसवाल जी 3 टर्म से यहाँ पे सांसद रहे हैं, है ना, लेकिन कोई आदमी अपने व्यक्तिगत कामों पे वोट नहीं मांगता है। अब जैसे संजय जायसवाल जी मोदी पर ही आश्रित क्यों हैं, है ना, या निर्भर क्यों हैं, बार बार उनके चुनावी कैंपेन में मोदी जी की चर्चा होती है, तो क्या उनको लगता है क्या कि जो है जो होना चाहिए वो नहीं कर पाए विकास? भारतीय राजनीति में जब से मोदी युग का आरंभ हुआ 2014 में बतौर प्रधानमंत्री उन्हें चुनाव मैदान में घोषित करके भाजपा चुनाव लड़ी और पूर्ण बहुमत से मतलब सरकार में जब बीजेपी आई तो ब्रांड बन गए मोदी। और 2019 में उन्होंने सफलता दिलाई और ऐतिहासिक सफलता दिलाई। 1984 के बाद पहली बार किसी भी राजनीतिक दल को केंद्र में 300 पार मतलब पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी और इसका फायदा मोदी फैक्टर के रूप में लोग देखे और लोग मोदी मैजिक इसको समझते रहे और पूरी भारतीय राजनीति भाजपा की खास करके मोदी के इर्द गिर्द ही घूमती रही। अब लोकसभा चुनाव ही नहीं, जहाँ जहाँ असेंबली चुनाव हुए हैं वहाँ भी मोदी के नाम पर ही लड़ा गया है और सांसद लोग चाहे विधायक अपने कार्यों की व्याख्या करने के साथ ही मोदी के नाम के साथ चुनाव की बैतरणी को पार करने के प्रयास में लगे रहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये तो बात सही है, लेकिन केजरीवाल जी का ये आरोप एक आया है, जैसे जेल से जब रिहा हुए उसके बाद तो लगातार हमलावर हैं विपक्ष पर, तो थोड़ा सा उनकी भी चर्चा हम लोग कर लें कि उन्होंने इस संदर्भ में एक बड़ा बयान दिया है, एक तरह से सत्ता पक्ष पे बहुत बड़ा हमला किया है कि भाई कुछ समय बाद मोदी जी जो है 75 साल के हो जाएंगे, तो उसके बाद जो है बीजेपी के अंदर बड़ा वो रिटायरमेंट ले लेंगे, तो उसके बाद प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये एक अलग तरह का मुद्दा उन्होंने छेड़ दिया है। तो इसकी भी चर्चा हो रही है। तो ये जो है अपने आप में एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक नियम है बीजेपी में कि 75 साल की उम्र के बाद जो है चुनाव लोग नहीं लड़ते हैं या फिर रिटायर्ड उनको वनवास दे दिया जाता है। आप इस सवाल को किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी जो बात बोल रहे हैं वह बात उतनी गलत भी नहीं हो सकती है। अगर बीजेपी यह नीति बनाई जैसे लाल कृष्ण आडवाणी साइड लाइन में आए और नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री घोषित करके ही चुनाव लड़े थे, तो उस समय हुआ कि नरेंद्र मोदी के नाम पर आक्रामक राजनीति करते हैं नरेंद्र मोदी, इनके नाम पर वोटर एकजुट नहीं होंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने मैजिक दिखाया और एकजुट हुए। अब 2024 का चुनाव चल रहा है, अरविंद केजरीवाल ने फिर उन्हीं पुराने मुद्दों को एक तरह से जीवंत करने की कोशिश की है कि नरेंद्र मोदी के बाद में प्रधानमंत्री कौन। उन्होंने कहा है कि इसके बाद अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन अभी भाजपा जो चुनाव लड़ रही है केवल नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ रही है, इसमें अमित शाह के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है, इसमें किसी दूसरे आदमी के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है। इसलिए यह मुद्दे चुनाव बाद की हैं। अभी चुनाव में नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा जा रहा है और नरेंद्र मोदी ही बतौर प्रधानमंत्री कैंडिडेट एनडीए के तरफ से हैं। इस बीच तिवारी जी, हम लोग अपने दर्शकों को बता दें कि हम लोगों को सूचना मिली है कि जो
पश्चिमी चंपारण लोकसभा के जो कैंडिडेट हैं महागठबंधन के, यानी महागठबंधन या इंडिया गठबंधन कहिए, तो इसके जो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं मदन मोहन तिवारी, वो यहाँ पे एक शंकर ढाबा है जहाँ पे पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में, और वहाँ जिससे जो है ये इस पूरे इलाके का बंजरिया के इलाके का कैंपेन करेंगे। तो हम लोग वहीं पे पहुंचते हैं और हम लोग हमारी ये कोशिश है कि उनसे बातचीत करें चुनाव को लेकर के, कि उनका किस तरह से कैंपेन चल रहा है, बतौर प्रत्याशी हैं तो उनके मुद्दे क्या हैं और किस तरह से वो चुनाव को लड़ रहे हैं। तो ये शंकर ढाबा के पास जो है उनके आने की सूचना मिली है, पता चला है कि अभी थोड़ी देर में वो पहुंचने ही वाले हैं यहाँ पे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शशि जी इसी शंकर ढाबा के पास हम लोग इंतज़ार करते हैं मदन मोहन तिवारी जी का। हाँ जरूर। हाँ, क्या है कि पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र के 3 विधानसभा पूर्वी चंपारण क्षेत्र के आते हैं, जिसमें हम लोग अभी जहाँ है यह नरकटिया विधानसभा है जो पूर्वी चंपारण का हिस्सा है, और यह पश्चिमी चंपारण लोकसभा का अंग है। और आज मदन मोहन तिवारी जी का चुनावी कैंपेन पूर्वी चंपारण जिले के पश्चिमी लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत नरकटिया विधानसभा में होने वाला है। देखिए ये बड़ा खतरनाक मोड़ है। सही बात है। यहाँ पे अक्सर जो है एक्सीडेंट की खबरें आती है, इसलिए हम थोड़ी सी सावधानी से चल रहे हैं। तो ये शंकर ढाबा जो है यही है। हाँ। और यहीं पे आने की सूचना मिली है तो हम लोग पहुँच गए हैं। तो हम लोग सोच रहे हैं कि जो है थोड़ा सा यहाँ पे इंतज़ार कर लिया जाए एकदम, और जब आए तो उनसे जो है हम लोग कुछ बातचीत भी कर लेंगे, है ना। तो आइए ये शंकर ढाबा पे हम जो है गाड़ी को पार्क कर रहे हैं और कोशिश करते हैं तिवारी जी से, मैंने मदन मोहन तिवारी जी से, एक तिवारी जी तो हम लोग के साथ ही चल रहे हैं, दूसरे तिवारी जी आने वाले हैं यहाँ पे, तो उनका भी हम लोग जो है उनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो सत्ता पक्ष के उम्मीदवार हैं, जो मदन मोहन तिवारी जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, विपक्ष का एक बड़ा चेहरा के रूप में उन्हें देखा जा रहा है और लड़ाई भी यहाँ पे एक ज़बरदस्त देखी जा रही है। पहले की लड़ाई अलग थी, इस बार की लड़ाई थोड़ी सी अलग है, क्योंकि इस बार जातीय बेसिस और बहुत तरह के मुद्दे जो स्थानीय हैं वो हावी हैं। तो क्या कुछ होगा वो तो पता चलेगा 4 जून को ही, लेकिन अभी हम लोग ये पता कर सकते हैं कि कैंपेन में क्या कुछ हो रहा है, लोगों का मिजाज क्या कर रहा है। देखिए ऐसा है कि अभी थोड़ा देर पहले उनके जो साथ चलने वाले लोग हैं उन लोगों से ये जानकारी मिली है कि मदन मोहन तिवारी जी का यहाँ पे शंकर ढाबा के पास और बंजरिया के इलाके में जो उनका कैंपेन था वो कैंसिल हो गया है। हमको सूचना मिली कि ये कुमकुम सिन्हा जी के यहाँ भी वो आने वाले थे। कुमकुम सिन्हा जी के पास दही चूड़ा का प्रोग्राम था, लेकिन ये अभी खबर मिली है कि शंकर ढाबा के पास आ करके और उनको जाना था, लेकिन वो पटना से कोई डेलीगेट्स आ रहा है जिसके वजह से वो उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया है और मझौलिया इलाके में उनका चुनावी कैंपेन आज सीमित रहेगा। तो हम लोग चलते हैं मझौलिया। इस बीच शशि जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो साथ ही चल रहे हैं तो जुड़े रहेंगे ही। हाँ हाँ शशि जी, अभी तो तिवारी जी का कैंसिल हो गया प्रोग्राम यहाँ। हाँ कैंसिल हो गया है। हाँ, तो हम लोग चलते हैं मझौलिया। हाँ, और मझौलिया में उनसे कोशिश करेंगे बात करने की। मझौलिया उनका पैतृक इलाका भी है, उसी इलाके से वे आते हैं। अच्छा। फिलहाल वे अभी अपने घर पे ही हैं। हाँ। जहाँ से वे अगले कार्यक्रम के लिए निकलेंगे जी। और उनका कैंपेन शुरू होगा जी। लेकिन अब चलने के बाद में आगे नेताजी लोगों के प्रोग्राम में मिनट टू मिनट चेंजिंग होते रहता है, कब क्या मतलब डिसीजन हो, कब कहाँ का प्रोग्राम बन जाए, यह कह पाना मुश्किल थोड़ा सा होता है। मुश्किल होता है ना। देखिए कारण कि यह क्षेत्र बड़ा होता है। हमारे साथ कैमरा से नंदन जी क्या नींबू पानी बेच रहे हैं का? तो क्या सिकंजी बेच रहे हैं भैया? सिकंजी बेच रहे हैं। अच्छा, कैसे गिलास? 10 रुपये गिलास। पीजिएगा तिवारी जी? ले लिया जाए। ले लिया जाए तो ले लीजिए सिकंजी। 4 गिलास दीजिए, हम लोग 4 लोग साथ हैं, 4 गिलास। हाँ
देखिए ये शिकंजी बना रहे हैं भैया जो है हाईवे के किनारे शिकंजी बना रहे हैं। और गर्मी काफ़ी ज़्यादा है तिवारी जी, है ना? सही बात है। तो गर्मी ज़्यादा है तो इसमें ये शिकंजी का बहुत महत्व हो जाता है ना? शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, संतुलित करता है। हाँ। और देख रहे हैं शिकंजी में इनके पास नींबू है, काला नमक है, हाँ, जलजीरा भी रखे हुए हैं। जलजीरा भी है। हाँ, तो जलजीरा वगैरह सब डाल के ये पिलाएंगे, है ना? पिलाएंगे। देखिए ये भी जो है रोज़गार है एक। हाँ, रोज़गार है। और इनका जो है, क्या नाम है भैया आपका? तौकीर। एमडी तौकीर। अच्छा, लीजिए तिवारी जी, शिकंजी लीजिए। अच्छा, कोई बात ना, बढ़िया थोड़ा लीजिए। यह जगह कौन सा है? ये तो इलाहाबाद। आइए, बैठिए। असल जो है हम लोग पत्रकार हैं, थोड़ा सा जो है निकल गए हैं लोगों का जो है मिजाज जानने के लिए कि क्या सब चल रहा है इलेक्शन में। तो आपके पास तो बहुत सारे लोग आते होंगे, नेताजी लोग का खूब दौड़ा दौड़ी चल रहा है ना? तो आपका घर कहाँ पे है? चैलाहा कॉलोनी सर। चैलाहा कॉलोनी में है। ओह, तो ये शिकंजी आप हाईवे पे लगाए हुए हैं। यहाँ पे चलता है दुकान ठीक ठाक? ठीक ठाक चल ही जाता है, रोज का नहीं चलता है। बस जो है वो ये सामने। कितना कमा लेते हैं? कितना कमा लेते हैं, कभी 300 कभी 400, जैसे चलने के ऊपर हुआ है सब। अच्छा, घर में कौन कौन लोग हैं आपके? हमारे मम्मी पापा हैं, बच्चे हैं, बीवी है, बहन भी है। रुकिए, बड़ा गर्मी लग रहा है, थोड़ा सा एसी चला देते हैं, गड़िया स्टार्ट कर। तो ये लीजिए, आप भी हवा खाइए। गर्मी तो काफ़ी ज़्यादा है। तो आप शादीशुदा हैं? हाँ, शादीशुदा। क्या वो बच्चे हैं? 2 बच्चे थे। हाँ, 2 ही बच्चे हैं। हाँ, तो 2 बच्चे हैं तो 300 में आप मान लीजिए गुजारा इसी में करना पड़ता है सर, अगर कोई तो है नहीं अपना। हाँ, तो इसी में चल जाता है, गर्मी का भी मौसम है तो हो जाता है, उतना घर चल जाता है। तो 300 का मोटा मोटी मान के चलिए, अगर आप 30 दिन महीना में खटिएगा तो आपको जो है मिलेगा 3-9 8-9 हज़ार रुपया आपको मांगेगा, है ना? बीच में मान के चलिए आपका अगर ये हो गया किसी दिन गैप मार दिया तो और कम हो जाए, वो कम हो जाता है। तो ये मान के चलिए मोटा मोटी 8,000-9,000 में ये आज के डेट में फैमिली चलाना तो बड़ा मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल है सर, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और इसमें गर्मी का है, उसी में घर चलाना, इसमें अपना क्या कर सकते हैं। चुनाव में आप लोग क्या देख रहे हैं माहौल? खैर, चुनाव के लिए तो सर तो अभी वो सब चीज़ की हम लोग पे नहीं अथी करते हैं। अपना कारोबार है, कुछ 2 पैसा कमाने में लगे हैं। और क्या है कि चुनाव का माहौल में अगर हम चलेंगे तो हमारा बाल बच्चा कैसे होगा, घर परिवार कैसे चलेगा। तो वो सब चीज़ के लिए अभी साइड में है, जब आएगा वैसा टाइम तो देखेंगे आगे साथ में चलने के लिए। अरे हम ये समझना चाह रहे हैं कि जैसे एक तो आप गरीब परिवार से, जाहिर सी बात है, लेकिन आप अपना एक रोज़गार रखे हुए हैं। देखिए, अगर आप इसको रोज़गार कहते हैं, जैसे भाई साहब ने एक शिकंजी की दुकान खोली है हाईवे के पास और ये चला रहे हैं, अगर इसको रोज़गार कहा जाए तो आप समझ सकते हैं ऐसे रोज़गार के क्या महत्व है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जी। वो गरीब आदमी के लिए अगर 10 रुपये भी अगर आता है तो उसे एक बहुत बड़ी बात समझा जाए। अब तो अपना तो उतना है नहीं कि डेली का 1000-2000 आएगा, हमारा जो है उसी में खुश हैं। हम अपने दर्शकों से ये कहना चाहेंगे कि आप समझ सकते हैं कि एक परिवार जो ऐसी महंगाई के दौर में, जहाँ पे सिलेंडर 1000 रुपये लमसम जो है मिलता है और भी बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, 8,000-9,000 में कैसे एक परिवार गुजारा करता होगा पड़ता है। और ये समझने की बात है, देश की दशा
और दिशा बदलने की बात है। बड़े बड़े लंबे लंबे वादे करके दिल्ली में बैठ करके जो हमारे नेता हैं वो करते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है कि एक परिवार को 8-9 हज़ार में ये नौजवान हैं सिकंजी बेच रहे हैं हाईवे के नीचे, हाईवे के पास एक अपना सा छोटा सा ये लगा करके, और ये अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। 8-9 हज़ार रुपये की कमाई होती है। तो सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं आप? उम्मीद क्या रखेंगे सर, इतना बड़े बड़े वादे किए, आज वो वादे सब भूल गए। रोज़गार देंगे, युवाओं को रोज़गार देने के चाहिए तो वो अपनी जुमलाबाजी में लगे हुए हैं। दूसरा क्या है, और क्या कर भी क्या सकते हैं सर। पढ़ाई वढ़ाई किए हैं आप? जी 5वां तक किए हैं। 5 किलो राशन तो दे रही है सरकार। 5 किलो राशन मिलता है कि नहीं? हाँ मिलता है। और सरकार से आपको क्या क्या फ़ायदा मिलता है? सरकार से अभी तो फिलहाल में उतना जो है हमारा एसी में है, हाँ। उससे आगे तो कभी 5 किलो राशन के अलावा भी कुछ मिलता है? नहीं, बाकी कुछ भी नहीं। आवास ही नहीं, शौचालय मिला है सर। शौचालय मिला है, आवास नहीं मिला है। नहीं, आवास नहीं मिला। तो यही है ज़मीनी हकीकत, यही है। और रैंडमली हम लोग चुनाव में जो है किस तरह का माहौल है, लोग क्या सोच रहे हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आगे का सफ़र भी हमारा जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया तौकीर भाई हमसे बात करने के लिए, और अच्छा है, मेहनत करके 2 पैसा कमाइए आप। हाँ, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नमस्ते ऑस्ट्रेलिया। विश्व गुरु का डंका बजेगा या फिर सजेगी मोहब्बत की दुकान? आपका बाजार नफरत का, मेरी दुकान मोहब्बत की। 400 पार या सारी कोशिश होंगी बेकार। जुड़ेगा भारत या एक बार फिर मुंह मोड़ेगा भारत? जनता की आशा, नेताजी की भाषा। कौन पलटेगा पासा, किसको मिलेगी हता? एसटीवी न्यूज़ पर देखिए 2024 का तमाशा, लोकसभा चुनाव 2024 की बड़ी